हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन हिस्ट्री का ट्रांसफॉर्मिंग फेज। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में ही क्या क्या चेंजेस हुए। साथ में डिस्कस करेंगे अबाउट द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रेनेसेंस। रेनेसेंस वर्ड का मतलब होता है रीबर्थ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री दैट मार्क द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल हुआ, यानी कि जो एशियंट लर्निंग थी रिलेटेड टू आर्ट एंड लिटरेचर, वो वापस से इंट्रोड्यूस की गई लोगों को, ताकि उनका इंटरेस्ट वापस डेवलप हो। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 14th सेंचुरी से पहले हमने यूरोपियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर जो चर्च थे उनका डोमिनेंस था, इसके अलावा फ्यूडलिज्म था एंड सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी थी, राइट। तो इस फेज के बाद आता है द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि द पीरियड ऑफ रीबर्थ, जहाँ पर लोगों ने वापस स्टार्ट किया अपने क्लासिकल आर्ट, अपने क्लासिकल नॉलेज की तरफ जाना, ताकि जो लोग उसके बारे में भूल चुके थे वापस उसके बारे में जाने और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, राइट। इसी को कहते हैं रेनेसेंस। अब देखो क्या हुआ, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल के बाद इटली में काफी सारे टाउन्स जो थे दे वर रूइंड, यानी कि वो खराब हो चुके थे। इसके बहुत सारे रीजंस थे और इनमें से एक रीजन था देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट। ठीक, तो अब ये जो टाउन्स जो पूरी तरह से रूइन हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, अब हम पढ़ेंगे कैसे धीरे धीरे इनका रिवाइवल हुआ, रीबर्थ हुआ और चीजें चेंज हुई, राइट। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। Italian towns like Florence, Venice and Genoa grew wealthy through trade with the East। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन टाउन्स की ईस्ट के साथ ट्रेड शुरू हो गई। अब जब ट्रेड शुरू हुई तो जो इनके ट्रेडिंग पोर्ट्स थे उनका रिवाइवल हुआ और धीरे धीरे इन लोगों के पास वेल्थ आने लगी। ट्रेड होती थी फॉर सिल्क, फॉर स्पाइसेस एंड प्रीशियस गुड्स। वेल्दी मर्चेंट फैमिलीज बिकेम पैट्रन्स ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। अब जब यहाँ की सिटीज में ट्रेड स्टार्ट हो गई, लोगों के पास वेल्थ आने लगी, तो कुछ कुछ फैमिलीज, कुछ कुछ मर्चेंट बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने स्टार्ट किया आर्ट, साइंस और लिटरेचर को पैटर्न करना। पैटर्न करने का मतलब होता है ये लोग मनी देते थे एंड ये लोग सपोर्ट करते थे आर्ट, साइंस और लिटरेचर की ग्रोथ को, ठीक है। तो अब ये क्यों हो रहा था? बिकॉज नाउ दे हैड मनी, सो उसका यूज करके दे वर प्रमोटिंग ऑल दीज आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ब्रॉट ग्रीक स्कॉलर्स एंड टेक्स्ट टू इटली, फ्यूलिंग इंटेलेक्चुअल रिवाइवल। इसी टाइम पीरियड पर क्या हुआ, देयर वाज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। और ऐसे में काफी सारे जो ग्रीक स्कॉलर्स थे दे मूव टू इटली, और जब ये इटली आए तो ये अपने साथ काफी सारे इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट भी लेकर आए रिलेटेड टू द हिस्ट्री, जो इन्होंने अपने पास प्रिजर्व करके रखे हुए थे, राइट। अब इन टेक्स्ट के आने के साथ लोगों के अंदर एक इंटेलेक्चुअल रिवाइवल हुआ। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, यानी कि जो लोग थे उन्होंने अब इंस्टेड ऑफ बिलीविंग जो इतने टाइम से सारे ही कस्टम्स चले आ रहे थे, दे स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली। उन्होंने चीजों को क्वेश्चन करना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया। ये हुआ कब? तो ये हुआ विद द अराइवल ऑफ ग्रीक्स। Italian cities were independent republics or ruled by rich families. After the fall of Western Roman Empire, ये जो Italian cities थी, they were either independent या फिर इन्हें रूल करते थे wealthy merchants. They became centers of learning and culture. और जैसा कि हमने देखा कि ये जो wealthy merchants थे, ये सपोर्ट किया करते थे आर्ट को, लिटरेचर को, और इसी वजह से ये जो cities थी अब ये बन गई थी सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर। Also the people did not see them as part of powerful empire but as independent cities, यानी कि जो लोग भी थे इन सिटीज के, वो खुद को एक पावरफुल एम्पायर का पार्ट नहीं देखते थे, वो अपने आप को कंसिडर करते थे एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सिटीज, वो सिटीज जिनको कंट्रोल करते थे वेल्दी मर्चेंट्स। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म। तो देखो, जो मीडिएवल यूनिवर्सिटीज थी वहां पर इनिशियली दे यूज्ड टू टॉट थियोलॉजी एंड लॉ, बट बिगेन टू फोकस ऑन क्लासिकल टेक्स्ट लेटर ऑन। इनिशियली ये क्या पढ़ाते थे? ये पढ़ाते थे अबाउट गॉड, गॉड से रिलेटेड चीजें, और साथ में लॉ। लॉ यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे जैसे ट्रेड का रिवाइवल हो रहा था, सो कॉमर्स वाज अ चीफ एक्टिविटी एंड देयरफॉर लॉयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। लोग चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स, क्योंकि उनको उनकी जरूरत पड़ती थी इन देयर ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीडिएवल यूनिवर्सिटीज थी उनमें पढ़ाया जाता था लॉ अलॉन्ग विद थियोलॉजी, बट अब जैसे जैसे लोगों की थिंकिंग इवॉल्व हो रही थी, नाउ दे स्टार्टेड टू फोकस ऑन क्लासिकल टेक्स्ट ऑल्सो, वही टेक्स्ट जो ग्रीक अपने साथ लेकर आए थे। तो अब ये जो एंशिएंट टेक्स्ट थे ये उन पर भी फोकस करने लगे थे। दीज वर द टेक्स्ट व्हिच वर रिलेटेड टू आर्ट, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी एंड अ लॉट मोर, ठीक है। तो अब विद टाइम इन यूनिवर्सिटीज में एंशिएंट टेक्स्ट को भी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी थी। ह्यूमनिज्म एमर्ज, दैट मीन्स स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन कल्चर। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि अब लोगों ने इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया टू द ह्यूमंस। इससे पहले क्या था, उनकी जो लाइफ थी, उनके जो बिलीव्स थे, दे यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड गॉड, इसीलिए यूनिवर्सिटीज में भी थियोलॉजी पढ़ा रहे थे। बट अब विद टाइम उन्होंने ह्यूमनिज्म को इंपॉर्टेंस दी, यानी कि ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस दी, उनके बारे में समझना, उनके बारे में जानने को इंपॉर्टेंस दी। सो अब इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे वो भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि ग्रामर, रेटोरिक, हिस्ट्री, पोइट्री एंड मॉरल फिलोसफी। तो ये सारी चीजें भी अब इंट्रोड्यूस कर दी गई थी इन द यूनिवर्सिटीज। एम्फेसिस शिफ्टेड फ्रॉम प्योरली रिलीजियस नॉलेज टू क्रिटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, सोसाइटी एंड अचीवमेंट, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अब जो स्टडी का फोकस एरिया था वो शिफ्ट हो गया था। अभी तक रिलीजियस नॉलेज वॉज प्रेवलेंट, बट अब रिलीजियस नॉलेज से ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आने लगा था टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन नेचर।
ह्यूमन की सोसाइटी के बारे में पढ़े, ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पढ़े, ह्यूमन के बारे में ओवरऑल जाने। तो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो शिफ्ट हो चुका था एंड नाउ दे वर मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमंस, और इसी को कहा जाता है ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट, द ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले जो ह्यूमनिस्टिक्स थे वो ये मानते थे कि वो रिस्टोर कर रहे हैं ट्रू कल्चर को, क्योंकि वो लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टू द क्लासिक हिस्ट्री। ठीक है, ह्यूमनिस्ट बिलीव्ड इन स्टडीइंग हिस्ट्री टू लर्न मॉरल लेसन्स एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमनिस्ट का ये मानना था कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम हिस्ट्री से काफी कुछ सीख पाएंगे, बहुत सारे मॉरल लेसन्स ले पाएंगे और साथ में हम ह्यूमन एक्शंस को भी समझ पाएंगे। ठीक है, सो देयरफॉर दे वांटेड कि हिस्ट्री को पढ़ा जाए विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। They saw history as shaped by human decision, not divine will। और इनका ये भी मानना था कि हिस्ट्री में जो भी हुआ है that is the result of human action, यानी कि ह्यूमंस ने जो किया उसके रिजल्ट में वो सारी ही चीजें हुई हैं, हम उसे गॉड का विल नहीं बोल सकते, राइट। तो they were of the thought कि जो भी होता है it happens due to the action of human and not due to God's will। They encouraged critical examination of historical sources। उन्होंने encourage किया कि जितने भी historical sources हैं आप किसी को भी फॉलो करो बट प्रॉपरली उसे एग्जामिन करो। ठीक है, try to understand what is the reason behind it, what is the logic behind it, and उसके बाद ही आप किसी चीज पर ट्रस्ट करो। हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। और जो मीडिएवल या मिडिल हिस्ट्री थी उसे डार्क एज भी बोला जाता था, राइट। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइंस एंड फिलोसफी और इसमें देखेंगे अरब्स का कंट्रीब्यूशन। सो यूरोपियन स्कॉलर्स रीडिस्कवर्ड ग्रीक वर्क्स थ्रू अरेबियन ट्रांसलेशन, यानी कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने ग्रीक वर्क को समझा थ्रू द अरब ट्रांसलेशन। जो अरब्स ने ट्रांसलेशन किया हुआ था ऑफ द ग्रीक वर्क, इसके ऊपर उन्होंने कमेंट्री की थी, इसके थ्रू यूरोपियन स्कॉलर समझ पाए ग्रीक वर्क को। अरब स्कॉलर्स हैड प्रिजर्व्ड एंड कमेंटेड ऑन ग्रीक फिलोसफी, साइंस एंड मेडिसिन। अरब जो स्कॉलर्स थे इन्होंने ग्रीक साइंस, ग्रीक मेडिसिन, ग्रीक फिलोसफी को प्रिजर्व करके रखा था, इसे ट्रांसलेट किया था और साथ में दे हैड कमेंटेड ऑन इट आल्सो। सो इन्हीं के थ्रू यूरोपियन स्कॉलर्स रीड द ग्रीक टेक्स्ट। Ideas in astronomy, mathematics, medicine, optics, chemistry from Arabs influenced European thinkers। इसीलिए ये जो आइडियाज थे जो अरब से यूरोपियंस तक पहुंचे, इन्हीं आइडियाज ने यूरोपियन थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया। कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग क्रूसेड्स एंड ट्रेड फैसिलिटेटेड नॉलेज फ्लो। अब ये लोग आपस में कॉन्टेक्ट में कैसे आ रहे थे? नंबर 1 रीजन वॉज ट्रेड, क्योंकि ट्रेड शुरू हो गई थी। हमने इनिशियली सबसे पहले पैराग्राफ में ही ये पढ़ा था कि जब ट्रेड शुरू हुई तो उसके साथ मनी फ्लो शुरू हुआ और जो सिटीज थी दे स्टार्टेड डेवलपिंग। दूसरा जो रीजन था फॉर द कॉन्टेक्ट दैट वाज क्रूसेड, यानी कि धर्म युद्ध। लोगों के बीच में दे यूज्ड टू टॉक अबाउट क्या सही है क्या गलत है, और ऐसे में उनके पास जो नॉलेज होती थी उसका होता था ट्रांसफर। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट साइंस एंड फिलोसफी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। तो देखो, रेनेसेंस आर्ट फोकस्ड ऑन रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड पर्सपेक्टिव, यानी कि अब जो आर्ट डेवलप हो रही थी उसमें आर्टिस्ट का फोकस रहता था टू बी रियल, वो चीज ड्रॉ करें विच इज रियल। यानी कि अभी तक क्या होता था, पोर्ट्रेट ड्रॉ कर दिए या फिर कुछ ऐसी चीजें दैट माइट नॉट बी रियल, लेकिन अब आर्ट रियलिस्टिक ज्यादा हो गई थी। अगर कहीं भीड़ है तो भीड़ को ड्रॉ करो, मतलब वो चीज बनाओ जो रियल हो। इसके अलावा नेचुरलिज्म, आर्ट को नेचुरल लगना जरूरी है, और साथ में पर्सपेक्टिव आर्ट यानी कि 3D आर्ट, तो ये भी शुरू हो चुकी थी। आर्टिस्ट स्टडीज एनाटॉमी टू डिपिक्ट द ह्यूमन फॉर्म एक्यूरेटली। अब आर्टिस्ट चाहते थे कि जो चीज बने वो रियल बने, नेचुरल बने, और ऐसे में जरूरी था कि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो। तो ह्यूमन बींग्स को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो एनाटॉमी पढ़ने लगे। एनाटॉमी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके लिए वो लेबोरेटरीज में जाते थे और वहां जाके ऑब्जर्व करते थे बहुत अच्छे से ह्यूमन स्ट्रक्चर को, सो दैट जब वो इसे ड्रॉ करे तो वो एकदम रियल और नेचुरल चीज ड्रॉ कर पाए। लियोनार्डो डा विंसी एंड अ लॉट मोर आर्टिस्ट क्रिएटेड लाइफ लाइक पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। बहुत सारे इस पीरियड में ऐसे आर्टिस्ट हुए जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर बिल्कुल रियल बनाते थे, बिल्कुल लाइफ लाइक बनाते थे, यानी कि लिविंग जैसे। ठीक है, यूज ऑफ लाइट एंड शेडो एंड डेप्थ एंड पेंटिंग इवॉल्व। साथ में जो पेंटिंग्स होती थी उसमें लाइट और शेडो जैसे फीचर्स को ऐड करना, डेप्थ को ऐड करना, ताकि आपकी जो पेंटिंग है वो ज्यादा रियल लगे, नेचुरल लगे। इसके अलावा इन लोगों ने ऑयल का भी यूज करना शुरू किया था, बिकॉज इससे शाइन आती थी एंड नेचुरल ग्लो आता था, राइट। तो ये कुछ चेंजेस थे जो हमें देखने को मिले विद रिस्पेक्ट टू आर्ट। साथ में इस टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट थे दे वर नोन बाय देयर नेम्स इंडिविजुअली। इससे पहले वाले जो पीरियड में क्या होता था, 14th सेंचुरी से पहले जो आर्ट बनी है उसमें हमें देखने को मिलता है कि आर्ट तो बन गई बट किसने बनाई ये नहीं पता। लेकिन इस पीरियड में जो आर्ट बन रही थी इट वाज नोन कि विच आर्ट इज मेड बाय विच आर्टिस्ट, क्योंकि हर आर्ट के नीचे आर्टिस्ट अपने सिग्नेचर करते थे। सो देयरफॉर जो आर्टिस्ट थे अब वो नहीं थे, लोग जानते थे बाय देयर नेम। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे अबाउट आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर वाज इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल रोमन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो इस पीरियड में बनाया गया वो इन्फ्लुएंस था, इंस्पायर्ड था बाय द क्लासिकल रोमन आर्किटेक्चर, यानी कि एंशिएंट वाला। जैसा पहले बनता था अब वैसा ही दोबारा बनने लगा। फॉर एग्जांपल डोम्स, कॉलम्स एंड आर्चेस। ब्रुनेल्ची डिजाइन द डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल। तो ये आपको नाम याद रखना है। साथ में बिल्डिंग्स एम्फसाइज सिमेट्री, प्रोपोर्शन एंड बैलेंस। अगर हम इस टाइम पीरियड में बिल्डिंग्स को देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि दे वर मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन, बैलेंस का ध्यान रखा गया था, सिमेट्री का ध्यान रखा गया था, राइट। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर। ऑल्सो द बिल्डिंग्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। उन्हें सुंदर बनाने के लिए काफी अलग अलग पेंटिंग्स भी उनके ऊपर बनाई जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। सो ऑल दिस वाज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर।
अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट विच इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस विच वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन्स गुटेनबर्ग इन 1450s। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था क्योंकि इससे जो आगे आने वाला टाइम पीरियड था दैट वाज कंप्लीटली चेंज्ड। अभी तक क्या होता था कि जो बुक्स थी वो लोग खुद लिखते थे, ऐसे में एक बुक को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था एंड दे वर वेरी वेरी कॉस्टली। हर इंसान बुक परचेज नहीं कर सकता था, पढ़ नहीं सकता था। लेकिन विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले तो प्रिंटिंग कम टाइम में होने लगी, साथ में जो प्राइस था वो भी कम हो गया। सो अब ये जो बुक्स थी, जो नॉलेज थी, दैट स्टार्टेड रीचिंग द लोकल पीपल ऑल्सो। फर्स्ट मेजर बुक प्रिंटेड वॉज बाइबल। सबसे पहले जो मेजर बुक प्रिंट की गई थी वो थी बाइबल। बाइबल की 150 कॉपीज वो प्रिंटेड। प्रिंटिंग रिड्यूस बुक कॉस्ट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि पहले लोग खुद बैठ के लिखते थे तो बुक बहुत ज्यादा कॉस्टली होती नहीं, बट अब सिंस प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी तो बुक की कॉस्ट कम हो गई थी। एंड दिस लेड टू द स्प्रेड ऑफ आइडियाज फास्टर। अब जब बुक की कॉस्ट कम हो गई तो हर इंसान उन्हें आराम से परचेज कर पाता था और बुक्स के थ्रू जो स्कॉलर्स थे वो अपने आइडियाज और लोगों तक पहुंचाने लगे। एंड दिस लेड टू द ग्रोथ इन लिटरेसी, यानी कि जो लिटरेसी है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली। ऑल्सो दीज बुक्स हैड स्प्रेड रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन आइडियाज अक्रॉस यूरोप। अब क्योंकि ये बुक्स अवेलेबल थी तो लोगों को पता चल रहा था अबाउट द वर्ल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। दे वर एबल टू रीड अबाउट दिस ऑल एंड देयरफॉर इससे रेनेसेंस के आइडिया और रिफॉर्मेटिव आइडियाज भी स्प्रेड होने लगे थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है एक नया कंसेप्ट, एक नया शिफ्ट। अब ये कंसेप्ट था क्या? तो हमें देखने को मिलता है डिक्लाइन इन कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। अभी तक 14th सेंचुरी तक जो चर्च थे उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था लोगों की लाइफ में, लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। बट नाउ सिंस न्यू आइडियाज वर स्प्रेडिंग, तो अब जो लोगों की लाइफ थी उसमें रिलीजन का कंट्रोल कम होने लगा था। ह्यूमनिस्ट एम्फसाइज डिग्निटी, वर्थ एंड पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स। जो ह्यूमनिस्ट होते थे वो ये एम्फसाइज करते थे कि आप अपनी वर्थ को समझो, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करो एंड साथ में अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क करो। एवरी इंडिविजुअल हैज अ पोटेंशियल और वो उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू लिमिट योरसेल्फ एंड साथ में अपनी डिग्निटी एंड वर्थ को समझो। इसी के साथ ही इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है अट्रैक्शन टू मटेरियल वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी। तो जैसे जैसे लोगों के पास वेल्थ आ रही थी तो वेल्थ के लिए, ग्लोरी के लिए, पावर के लिए भी दे स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड। Humans were seen as capable of shaping their own lives. ह्यूमनिस्ट का मानना था कि जो ह्यूमंस हैं वो इतने केपेबल हैं, दे हैव दिस पोटेंशियल कि वो अपनी लाइफ को खुद शेप कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही है, क्या गलत है, दे नो इट ऑल। एंड इसमें उन्हें बाहर से रिलीजन की हेल्प की जरूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग अपने आप वो अपनी लाइफ को शेप कर सकते हैं। न्यू स्ट्रेस ऑन वर्ल्डली लाइफ, अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस, नॉट जस्ट प्रिपरेशन फॉर आफ्टर लाइफ। यानी कि अब जो इंपॉर्टेंस दी जाती थी वो दी जाती थी हैप्पीनेस को, अचीवमेंट को और साथ में वर्ल्डली लाइफ को। आपको ये लाइफ सिर्फ इसीलिए नहीं जीनी क्योंकि इसके बाद जो लाइफ है आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अभी प्रेजेंट में यू हैव टू लिव एंड यू हैव टू लिव हैप्पीली। तो इन सारी चीजों पर भी जो ह्यूमनिस्ट थे उन्होंने एम्फसाइज करना शुरू कर दिया था। तो देखो, एलीट वुमेन गेन सम एक्सेस टू एजुकेशन एंड द आर्ट्स, यानी कि जो रिच फैमिली से वुमेन बिलोंग करती थी धीरे धीरे उन्हें आर्ट और एजुकेशन का एक्सेस मिलने लगा। फ्यू वुमेन बिकेम रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट और राइटर्स। इनमें से कुछ वुमेन ऐसी भी थी जो कि राइटर और आर्टिस्ट भी बन गई थी। वुमेन्स रोल लार्जली रिमेन डोमेस्टिक, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो लार्जली जो वुमेन का रोल था इट वाज कंसिडर्ड डोमेस्टिक। उनके लिए पढ़ना या आर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी कंसिडर नहीं किया जाता था। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर में रहें और घर का ध्यान रखें। दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड पॉलिटिक्स। यूनिवर्सिटीज और पॉलिटिक्स में वुमेन का इंटरफेरेंस इनवाइटेड नहीं था, उन्हें इन चीजों से दूर ही रखा जाता था। सम वुमेन एक्टेड एज पेट्रन ऑफ आर्ट, और साथ में कुछ वुमेन ऐसी भी थी जो कि आर्ट को प्रमोट करती थी, आर्ट को सपोर्ट करती थी मनी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वुमेन के बारे में पढ़ा कि कुछ वुमेन ऐसी थी जिन तक अब एजुकेशन और आर्ट पहुंचने लगा था। इनमें से कुछ राइटर्स बनी, आर्टिस्ट बनी, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो जो वुमेन थी यही कंसिडर किया जाता था कि ये घर का काम करेंगी और घर में रहेंगी, ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। अब देखो, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रही थी, ग्रीक और रोमन टेक्स्ट यहाँ पहुंच रहे थे, तो लोगों के बीच में क्रिश्चियनिटी को लेकर क्वेश्चंस, डाउट्स और क्यूरियोसिटी जाग रही थी, ठीक है। वो ये सोच रहे थे कि अभी तक जो चीजें वो फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। सो इसीलिए देयर वर डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ करप्शन इन चर्च। चर्च में देयर वाज अ लॉट ऑफ करप्शन और अब लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। ये क्या होता था? तो ये चर्चेज में एक प्रोसेस होता था जिसके थ्रू आप पैसे दोगे तो आपने जो सिन किए हैं, जो पाप किए हैं, वो कम हो जाएंगे। सो नाउ पीपल वर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये गलत था या ये रॉन्ग था, ठीक है। इसी तरह जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू किया बिकॉज दे वर पेइंग ऑल ऑफ द टैक्सेस, तो वो भी इसके अगेंस्ट थे। मार्टिन लूथर रिफॉर्मेशन, क्वेश्चन चर्च अथॉरिटी, एम्फसाइज्ड पर्सनल फेथ। मार्टिन लूथर्स रिफॉर्मेशन, तो इसमें क्या किया गया था? जो चर्च की अथॉरिटी है उसको क्वेश्चन किया गया था, उनके करप्शन के बारे में डिस्कस किया गया था और साथ में एम्फसाइज किया गया था ऑन पर्सनल फेथ, यानी कि लोगों को खुद के ऊपर फेथ होना चाहिए। दे डोंट नीड टू गो टू द चर्चेस, या फिर उन्हें प्रीस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है भगवान के साथ अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए।
All this can be done on your own at individual level. So this was all about Martin Luther Reformation. इसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुए and this led to the rise of Protestant churches. ठीक है, साथ में काउंटर रिफॉर्मेशन क्या हुआ, यानी कि ये जो अलग अलग रिफॉर्मेशन हो रहे थे इनके रिस्पॉन्स में चर्चेस ने क्या किया, तो अब उन्होंने रिफॉर्म लाना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल नाउ दे स्टार्टेड चेंजिंग द वे दे यूज्ड टू फंक्शन. अब ये लोग भी एम्फसाइज करने लगे ऑन द नीड ऑफ सिंपल लाइफ एंड साथ में द सर्विस ऑफ द पुअर. सो दीज आर फ्यू ऑफ द रिफॉर्म्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द चर्चेस बिकॉज ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड रिवोल्ट व्हिच वर बीइंग डन बाय द पीपल. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोपरनिकस रिवोल्यूशन. सो निकोलस कोपरनिकस चैलेंज्ड पेटोलेमिक मॉडल यानी कि अर्थ सेंटर्ड मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लोगों के अंदर क्या बिलीफ डाल दी गई थी कि अर्थ पर जो लोग हैं इन्होंने बहुत सारे सिन किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं एंड इसीलिए जो अर्थ है वो सेंटर में रुकी हुई है, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, क्योंकि जो सिन है उनका वेट इतना ज्यादा है बिकॉज ऑफ विच अर्थ इज नॉट एबल टू मूव. इसको निकोलस कोपरनिकस ने चैलेंज किया और उन्होंने प्रपोज किया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सन वाज एट द सेंटर, सन सेंटर में है और अर्थ और साथ में जितने भी और प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन. ठीक है, सो दिस वाज द थ्योरी गिवन बाय कोपरनिकस, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. लेटर दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय गैलीलियो, केपलर, न्यूटन एंड दिस बिगेन द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. इस थ्योरी के साथ एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ क्योंकि इनिशियली अब तक लोग कुछ अलग ही मान रहे थे. वो मान रहे थे कि अर्थ सेंटर पे है, तो ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रीडिंग ऑफ यूनिवर्स. सो स्कॉलर्स मूव्ड फ्रॉम रिलाइंग ऑन एंशिएंट टेक्स्ट टू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट. अभी तक क्या होता था, जो स्कॉलर्स थे वो सिर्फ जो एंशिएंट टेक्स्ट है, जो एंशिएंट बिलीफ्स हैं उन्हीं को बेस मानकर, उन्हीं को फाउंडेशन मानकर अपनी जो थ्योरी है वो लिखा करते थे. बट अब इन्होंने ये प्रोसेस चेंज किया, एंशिएंट टेक्स्ट पर रिलाई करना इन्होंने बंद कर दिया एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट. यानी कि इनका मानना था कि पहले हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन. एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स एडवांस्ड. एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार्स, इसमें एडवांसमेंट हुए, फिजिक्स में एडवांसमेंट हुए. साथ में पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर. लोगों ने कोशिश की, एक्सपेरिमेंट किए समझने के लिए द लॉ ऑफ नेचर. एम्फेसिस ऑन एम्पिरिसिज्म, दैट मींस नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. एम्फेसिस इसी चीज पर था कि जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उन पर रिलाई ना करो, खुद चीजें एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो एंड देन कम टू अ कंक्लूजन. ठीक है, सो ये हो गया रिगार्डिंग द रीडिंग ऑफ यूनिवर्स. अब हम डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक व्हिच इज वाज देयर अ यूरोपियन रिनाइसेंस इन द 14th सेंचुरी. तो ये कंफ्यूजन है कि क्या ये रिबर्थ सच में हुआ था, क्या सच में रिवाइवल हुआ था. तो देखो, देयर आर बोथ टाइप ऑफ आर्गुमेंट. सम हिस्टोरियंस से रेनेसेंस वाज क्लियर ब्रेक फ्रॉम मीडिएवल पास्ट. कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मीडिएवल पास्ट था जिसमें लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही थी, चर्च डोमिनेट कर रही थे, फ्यूडलिज्म था, इनइक्वालिटी थी, वो और रेनेसेंस में देयर वाज अ कंप्लीट ब्रेक. यानी जो मीडिएवल पास्ट था वो रेनेसेंस से किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं था. रेनेसेंस वाज अ रीबर्थ ऑफ क्लासिकल आइडिया. जो इनिशियली एंशिएंट आइडियाज थे उनका रीबर्थ हुआ. इस पीरियड को हम रेनेसेंस बोलते हैं. यानी फिर से शॉर्ट में समझ लो कि जो मीडिएवल पास्ट है उसके और रेनेसेंस के बीच में देयर वाज नो कनेक्शन, देयर वाज अ क्लियर ब्रेक, एकदम कट हो गया. ठीक है, दूसरे जो हिस्टोरियंस हैं दे आर्ग्यू दैट इट वाज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन फ्रॉम मीडिएवल ट्रेडिशंस. यानी कि जो दूसरे हमारे हिस्टोरियंस हैं उनका ये कहना है कि जो मीडिएवल ट्रेडिशंस थे वो ही धीरे धीरे इवॉल्व हुए एंड दिस लेड टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशंस. Some say changes were limited to Italy and elite groups. उसका ये मानना है कि ये जितने भी चेंजेस हुए ये लिमिटेड थे इटली तक और वहाँ के एलीट ग्रुप्स तक. बट फ्यू others believe that there was a broader impact over time. यानी कि जो इम्पैक्ट था that was not limited to Italy, there was a broader impact. तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द व्यू पॉइंट. कुछ लोगों का मानना है कि मीडिएवल पास्ट और रेनेसेंस में there was a break. कुछ का कहना है कि जो मीडिएवल पास्ट था इसी के ट्रेडिशंस ग्रो होके दिस लेड टू द रिवाइवल. कुछ को लगता है कि ये जो रिवाइवल था ये सिर्फ इटली तक ही लिमिटेड था एंड सम बिलीव दैट देयर वाज अ ब्रॉडर इंपैक्ट. सो विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड. अब जल्दी से कीवर्ड्स और कंक्लूजन देखेंगे. तो सबसे पहले ह्यूमनिज्म का मतलब होता है फोकस ऑन ह्यूमन वैल्यूज, पोटेंशियल्स एंड अचीवमेंट. यानी कि गॉड को इतनी इंपॉर्टेंस ना देकर ह्यूमंस पे फोकस करें, ह्यूमंस के बारे में जाने, उनकी वैल्यूज समझे, पोटेंशियल एंड अचीवमेंट इन सबको प्रायोरिटाइज करें, इन सब पे एम्फसाइज करें. पर्सपेक्टिव आर्ट ये वो आर्ट थी जिसमें दे यूज टू क्रिएट 3D डेप्थ इफेक्ट. ठीक है, ऑन फ्लैट सरफेसेस. इसके लिए वो शेडोज वगैरह का यूज करते थे. सो दिस वाज पर्सपेक्टिव आर्ट. नेक्स्ट रिफॉर्मेशन, दैट वाज द मूवमेंट टू रिफॉर्म चर्चेस लीडिंग टू न्यू प्रोटेस्टेंट चर्चेस. हमने ये पढ़ा कि जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो रहे थे तो उस टाइम पर प्रोटेस्टेंट चर्चेस वर फॉर्म्ड. इसके अलावा जो कैथोलिक चर्चेस थे उन्होंने भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जैसे कि सिंपल लाइफ जियो, पुअर्स की हेल्प करो. सो दीज वर ऑल द रिफॉर्मेशंस. नेक्स्ट हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सन सेंटर्ड मॉडल ऑफ द यूनिवर्स वाज गिवन. यानी कि यूनिवर्स के सेंटर में देयर इज सन और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. Next is individualism. That means belief in individual potential and self-expression. Even to get in contact with God, आपको priest या चर्च की किसी की जरूरत नहीं है, आप वो खुद कर सकते हो. All you need to do is trust yourself, believe in yourself. So ये था the idea of individualism. Next is chiaroscuro. So this was use of light and shadow in art to create depth. यानी कि आर्ट में डेप्थ को क्रिएट करने के लिए लाइट और शेडो का यूज किया जाना. ठीक है, तो ये हो गए हमारे की टर्म्स. अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द कंक्लूजन. So Renaissance was a complex cultural transformation that reshaped art, science, philosophy and society. ये हमने इस पूरे चैप्टर में ही बहुत अच्छे से पढ़ा कि because of Renaissance, art, society, architecture, culture, everything was changed. While it began in Italy, its ideas gradually spread across Europe.
इनिशियली ये ग्रो हुई इन इटली, बट धीरे धीरे ये जो आइडियाज थे ये पूरे ही यूरोप में स्प्रेड हो गए, चैलेंजिंग मीडिएवल नॉर्म्स एंड लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ दिस, जो अभी तक मीडिएवल नॉर्म्स वर बीइंग फॉलोड, दे ऑल वर चैलेंज्ड। लोगों ने चर्च को क्वेश्चन करना शुरू किया, उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू किया, एंड विद दिस इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। सो विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।